नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। 14 चरणों में काउंटिंग होगी। बागेश्वर डिग्री कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी गई है और डिग्री कॉलेज में ही वोटों की गिनती भी होगी। काउंटिंग के लिए आज कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी हुई है। बागेश्वर में मुख्य मुकाबला बीजेपी की पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच है। देखना होगा कि आखिर दोनों में से कौन किसको हराता है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। ये जो मतगणना की हमारी तैयारी है, कल हमारा मतगणना का टाइम जो है 8 बजे से शुरू होगा। 8 बजे तक जितने भी हमें सर्विस वोटर के वोट जो प्राप्त होते हैं पोस्टल बैलेट से, वो प्राप्त हो जाएंगे, उनकी काउंटिंग होगी। बागेश्वर उपचुनाव का नतीजा कल घोषित हो जाएगा, लेकिन इस चुनाव में वोटिंग का जो ट्रेंड रहा उससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी जीत का दावा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में 55% से ज्यादा वोटिंग हुई और सबसे ज्यादा 64% महिलाओं ने मतदान किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड था, जब महिलाओं के बढ़े हुए वोट प्रतिशत को बीजेपी अपने पक्ष में मान रही है। सीएम धामी ने साफ कहा कि मातृशक्ति हमेशा बीजेपी के साथ रही है और यहाँ भी उनका आशीर्वाद मिलेगा। और मातृशक्ति हमेशा से उत्तराखंड के अंदर जागरूक रही है। मातृशक्ति का योगदान उत्तराखंड को बनाने में, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। और मातृशक्ति ने आगे आकर, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, बागेश्वर की मजबूती के लिए, वहां के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। कांग्रेस के मुताबिक 2022 और 2023 की परिस्थितियों में बड़ा बदलाव आ चुका है। मणिपुर से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ, उसका गुस्सा बागेश्वर में बीजेपी के खिलाफ वोट में गया। 2022 और 2023 के चुनाव को बराबर नहीं समझना चाहिए बीजेपी ने। मणिपुर की घटना, अंतर्राष्ट्रीय बेटियों के साथ जो खिलाड़ी बेटियां हैं उनके संग जो दिल्ली में हुआ अंकिता मर्डर केस, वहां की महिलाओं के बीच में बहुत हावी थे और महिलाओं ने जम के कांग्रेस के पक्ष में इस बार मतदान किया है। महंगाई से सबसे ज्यादा परेशान जो है वो महिलाएं हैं। अब बस चंद घंटों का इंतजार है। सुबह 8 बजे वोटिंग की गिनती होगी, जिसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि किसके दावे में कितना दम है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में शराब प्रतिबंध होने के बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं और गंगा घाटों पर जाम छलका रहे हैं। आज बिरला घाट पर कुछ स्थानीय लोगों ने बाहर से आए यात्रियों को शराब पीते हुए पकड़ा और उसके बाद बाहर से आए 4 यात्री गंगा घाट पर बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों और यात्रियों की तीखी नोकझोंक भी हो गई, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि गंगा घाट पर रहने वाले कुछ लोग शराब बेचते हैं, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तू ही बांट रही थी यहाँ पे शराब? क्या हो रहा है भैया? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तू क्या कर रही है? शराब पिला रही है लोगों? मौसम ठीक होते ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से चरम पर है, लेकिन जोशीमठ में इन दिनों भारी जाम लगा है। करीब 4 से 5 घंटे तक बद्रीनाथ यात्री जोशीमठ धाम में फंसे रहे। करीब 10 किलोमीटर का लंबा जाम यहां देखने को मिला है। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक जाम की दिक्कत बढ़ चुकी है। मुख्य बाजार में तो स्थानीय लोगों को जाम से बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर चल रही है, तो वहीं जोशीमठ में अगर हम बात करें तो लगातार जाम की स्थिति पैदा हो रही है। आप देखिए किस तरीके से वाहनों की लंबी लंबी लाइनें इस समय लगी हुई है। जो पुलिस का यातायात का प्लान है, ट्रैफिक प्लान है, वो भी धरातल पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सड़क को डाइवर्ट किया गया है, आर्मी की रोड से भी वाहनों को भेजा जा रहा है, लेकिन बढ़ती यात्रा ने कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी मुश्किलें पैदा की हुई है। आप देखिए बड़े बड़े वाहन भी मुख्य बाजारों से गुजर रहे हैं, जिससे और ज्यादा समस्याएं यात्रियों को उठानी पड़ रही है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18 जोशीमठ। पौड़ी जिले में ना कोई आपदा आई और ना ही खेती बर्बाद हुई, ना किसानों का कोई प्रदर्शन हुआ।
तो ऐसा क्या हुआ कि जन्माष्टमी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी ने कोटद्वार में बैठक बुलाई? सवाल नमामि गंगे खाद की बर्बादी को लेकर खड़े हुए हैं और कोशिश खाद के बड़े घपले में मिट्टी डालने की हो रही है। तो कृषि मंत्री ने फिर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। पौड़ी के द्वारिखाल में खाद की बर्बादी का वीडियो न्यूज़ 18 ने दिखाया तो बुधवार को कोटद्वार के भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड किया गया। लेकिन खाद के नाम पर कितना खेल हुआ और क्या किसानों के नाम पर करप्शन हुआ? इन सवालों के जवाब जांच के बाद मिलेंगे। पर जांच से पहले जिस तरह की तेजी पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी ने दिखाई, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खबर है कि बुधवार को पहले मुख्य कृषि अधिकारी उन इलाकों में गए जहां खाद बर्बाद हुई और फिर किसानों से मिले। फिर इसी तेजी में गुरुवार सुबह कोटद्वार में बैठक बुला ली। बैठक पर सवाल इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी की छुट्टी के दिन बैठक बुलाई गई थी, जबकि इतनी मुस्तैदी कम ही देखने को मिलती है। न्यूज़ 18 मौके पर पहुंचा तो सवाल यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने भी उठाया। पौड़ी से मुख्य कृषि अधिकारी कोटद्वार पहुंचे हैं और अभी अपने जो कर्मचारी हैं उनके साथ आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आज जब जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है पूरे देश भर में, उस पर्व के मौके पर जब छुट्टी होती है तो अचानक से ये मीटिंग बुलाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है कि क्या इसके पीछे वजह है। अचानक से इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है कि तुम छुट्टी के दिन क्यों बैठक कर रहे हो, जबकि हाँ इस तरह का मैटर हो रखा है। अब रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन तो हुआ है मगर उसके बाद बैठक करना उचित नहीं है, वो भी छुट्टी के दिन और ओबीसी क्षेत्र में जहाँ से सस्पेंशन हुआ है। और दूसरी बात, इस तरह की हरकतें वाकई बहुत शर्मनाक है। भाई किसानों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। छुट्टी के दिन मुख्य कृषि अधिकारी की बैठक पर सवाल उठे तो मामला कृषि मंत्री गणेश जोशी तक पहुंचा। विभाग के मंत्री ने न्यूज़ 18 की खबर पर जहां जांच के आदेश दिए, वहीं माना कि खाद की बर्बादी पर लीपापोती की कोशिश हुई और किसानों को भी अपने पक्ष में करने का प्रयास मुख्य कृषि अधिकारी ने किया। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब सब कुछ कृषि मंत्री को पता है तो पौड़ी के मुख्य कृषि अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा? छुट्टी के दिन वहाँ के विधायक ने बताया कि लीपापोती करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मैंने उसका संज्ञान लिया है और अपने डीजी को निश्चित किया है कि एक सक्षम अधिकारी से जांच कर और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए कि आज छुट्टी के दिन क्या ऐसी आवश्यकता बढ़ गई थी कि आज बैठक बुलाई जा रही। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि मामले में लीपापोती करने के लिए का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री ने भी जो बयान दिया है और कहा है कि उनके संज्ञान में सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जो है मुख्य कृषि अधिकारी के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का लड़ने का इरादा होता तो अब तक तो मुख्य कृषि अधिकारी भी जो है निलंबित हो चुके होते। और नमामि गंगे खाद की बर्बादी पौड़ी जिले में हुई, जिसने गढ़वाल में सबसे ज्यादा पलायन की मार झेली है। ऐसे में जब खाद की बर्बादी का मामला खुला तो जिले के कृषि अधिकारियों की नींद उड़ी। नतीजा ये है कि छुट्टी के दिन ऑफिस खुला। अब इस पूरे मामले में क्या जांच और एक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और आज सीएम धामी देहरादून के कालसी पहुंचे, जहां हरिपुर में आज यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम के नव निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। हरिद्वार की तर्ज पर हरिपुर घाट को अपने पुराने स्वरूप के तहत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ 52 लाख खर्च किए जाएंगे। इस दौरान विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान, भाजपा नेता रामशरण नौटियाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान मौजूद रहे। मोहन शर्मा जी, जमुना जी के मान सम्मान को, उनके वैभव को वापस लाएंगे। हरिपुर को भी वो सम्मान और वो मैं कहूं एक विस्तार रूप देने का काम हम सबको करना है। ये आज के भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन पर, भगवान योगेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर हम सबको संकल्प लेना है। हम जाने अनजाने में भूल गए थे। यहाँ हरिपुर में पावन घाट का प्रथम चरण के निर्माण का काम आज से शुरू होगा। राजधानी देहरादून में डेंगू के हालात लगातार खराब होने के बाद अब सरकारी तंत्र जगा है। डेंगू के मामले देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लगातार आ रही हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में यहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई और जल जमाव की वजह से बीमारियां पनप रही हैं।
समय पर फॉगिंग न होने के चलते डेंगू की स्थिति खराब है। शुक्रवार को हेल्थ सेक्रेटरी राजेश कुमार अफसरों के साथ राजधानी के कुछ इलाकों में गए और लोगों से जानकारी ली। सिर्फ देहरादून में ही करीब 600 से ज्यादा लोग अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। दौरा करने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी ने भी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कोताही बरतने वाले हेल्थ स्टाफ पर एक्शन लेने की बात है। सवाल ये कि कौन किस पर नजर रखेगा और जवाबदारी तय करेगा। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बारिश खत्म होने के बाद डेंगू ने नई टेंशन बढ़ा दी है। यहां पर रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सब की वजह है बारिश के बाद जगह जगह पानी भरना, जिसमें मच्छरों का लार्वा पैदा होता है और डेंगू मच्छरों में तब्दील हो जाता है। ऐसे में नगर निगम शहर के इलाकों में फॉगिंग करने में लगा हुआ है। तो लंबे इंतजार के बाद पिथौरागढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग वजूद में आई, लेकिन करोड़ों की लागत से बनी बिल्डिंग शुरू होने से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गई। करोड़ों के घोटाले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घने जंगलों के बीच बनी इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग हमारे नीति निर्माताओं की सोच को भी जग जाहिर करती है। साथ ही ये बिल्डिंग करोड़ों के भ्रष्टाचार का सबूत भी है। बिल्डिंग को बने 3 साल भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुकी है। हालात तो ये है कि चारों तरफ से हुई लैंडस्लाइड के कारण बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर मलबे में पट गया है। आलम यह है कि इस बिल्डिंग तक पहुंच पाना भी अब हर किसी के लिए आसान नहीं है। झाड़ियों में लिपटे इस खंडहर को बनाने में 17 करोड़ की धनराशि बहाई गई है और अब इसे एनडीआरएफ को देने का फैसला हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो पुरानी जो बिल्डिंग बनाई गई थी उसके लिए यहाँ से प्रपोजल भेजा गया था कि इसको एनडीआरएफ को हैंडओवर किया जाए। इस पे शासन के स्तर पर निर्णय लिया जाना बाकी है, तो जो शासन से निर्णय होगा उसी पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की मान्यता को बचाने के लिए कुछ खास समय के लिए यहाँ क्लासेस भी शुरू की गई थी, लेकिन ये कवायद सिर्फ दिखावे भर की ही रही। हालात ये है कि अपनी बिल्डिंग होने के बावजूद इंजीनियरिंग कॉलेज जीआईसी के एक हिस्से में संचालित हो रहा है। जंगल में बनी ये बिल्डिंग अब कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि इनमें अब ना तो स्टूडेंट्स जाते हैं और ना ही टीचर्स। एक निहित स्वार्थ के लिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज को जीआईसी पिथौरागढ़ में लाना चाह रहे हैं। एक बहुत प्राचीन विद्यालय के अस्तित्व को समाप्त करने की बड़ी भारी साजिश है। हर कोई जानता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने में करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिर भी इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना तो दूर, जांच तक की पहल नहीं हो पाई है। पिथौरागढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज की यह बिल्डिंग भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के हाल। इस बिल्डिंग को बनाने में तकरीबन 17 करोड़ रुपए की धनराशि यहाँ पर खर्च की गई है, लेकिन बनने के कुछ ही सालों बाद ये बिल्डिंग एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे इलाके में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, पूरी बिल्डिंग में क्रैक्स आए हैं। हालात तो ये है कि यहाँ तक पहुंचने का पैदल रास्ता भी नहीं है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। बद्रीनाथ धाम में 2 दिनों से आयोजित कृष्ण जन्म महोत्सव का भव्य झांकी के साथ समापन हुआ है। गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण की झांकी पूरे बद्रीपुरी में घुमाई गई। मंदिर परिसर में लोग झूमते गाते हुए नजर आए। वहीं भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी इस दौरान की गई। केदारनाथ धाम में भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। केदारपुरी कान्हा के रंग में रंगी नजर आई। यहां भगवान कृष्ण की भव्य झांकी निकाली गई। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की के उद्घोष के साथ पूरी केदारपुरी भक्तिमय नजर आई है। इस दौरान भक्तों के साथ ही साधु संत और अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।